जो मार्केट है वो जिस समय क्लोज होती है किसी स्टॉक का, जो उस समय प्राइस होता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो फाइनल प्राइस एट विच स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन गिवन पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे इज नोन एज क्लोजिंग प्राइस। फिर वर्ड है कैपिटल बजटिंग। जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो बड़े खर्चे हैं, जिन्हें हम असेट्स वगैरह खरीदना कहते हैं, तो जब हम उनकी प्लानिंग करते हैं तो उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। जैसे जमीन खरीदनी है, प्लांट मशीनरी खरीदनी है, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स whose cash flows are expected to extend beyond 1 year is known as capital budgeting। हमें पता है उसका जो कैश फ्लो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा, तो जब हम ऐसे खर्चों की प्लानिंग करते हैं तो उसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं। प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और अदर बड़े खर्चे। फिर वर्ड है कैपिटल गेन ईल्ड। ईल्ड का मतलब एक्चुअली होता है कितना रिटर्न या कितना हमें प्राप्त हुआ। तो कैपिटल गेन जो ड्यूरिंग अ गिवन ईयर है, जब हम उसे बिगिनिंग प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कैपिटल गेन ईल्ड निकल जाता है। आपका 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का हो गया, तो आपको ईल्ड मिला 50, और 50/100 आपका कैपिटल गेन ईल्ड कहलाएगा, यानी कि 50% एक तरह से। फिर वर्ड है कैपिटल मार्केट। जो भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक्स इत्यादि की, इंटरमीडिएट चाहे लॉन्ग टर्म डेट किसी भी के लिए हो, वो कहलाती है कैपिटल मार्केट। कैश बजट, एक ऐसी टेबल जो आपका कैश फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपकी फर्म या कंपनी का, कहलाता है कैश बजट, जिसमें आपके रिसिप्ट्स, आपके डिसबर्समेंट्स और जो बैलेंस बचता है वो सब दर्शाया गया होगा, कहलाता है कैश बजट। ये एक्सपेक्टेड होता है, हम साल के शुरू में, महीने के शुरू में बना लेते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि हमें कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा और कहाँ कहाँ खर्चा होगा हमारा। तो जब हम एक ऐसी टेबल बना लेते हैं पैसे के फ्लो की, रिसिप्ट्स, डिसबर्समेंट्स की और बैलेंस की, कहलाता है कैश बजट। क्रेडिट पीरियड, जितने समय के लिए हम लोन या फिर उधार सामान देते हैं रादर, उसे बोलते हैं हम क्रेडिट पीरियड। जैसे कि किसी दुकानदार ने ये कह रखा है कि मैं आज सामान बेचूंगा तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे चुका देना, तो 15 दिन का समय कहलाएगा क्रेडिट पीरियड। फिर वर्ड है क्लोजिंग प्राइस। ट्रेड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे। अभी हमने सीखा था किसी शेयर का 3:30 बजे जो लास्ट ट्रेड होता है उस पर जो प्राइस बैठता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस के आधार पर ही सिक्योरिटी के अगले दिन का ओपनिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। फिर वर्ड है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किन्हें कहते हैं? एक्चुअली जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें जब थोड़े समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पर पैसा अच्छा खासा चाहिए होता है, पर चाहिए होता है थोड़े समय के लिए, तो वे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा बड़ी डिनोमिनेशंस के प्रोमिसरी नोट, जो अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म के, वो इशू करते हैं, जिन्हें कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या बड़ी दूसरी कंपनियां इत्यादि परचेज कर कर कंपनी को लोन दे देती हैं एक तरह से। उन्हें बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। तो एक तरह से पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। जैसे डिबेंचर होते हैं, लेकिन जनरली डिबेंचर लॉन्ग रन होते हैं, और जो कमर्शियल पेपर्स हैं वे शॉर्ट टर्म होते हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ये प्रोमिसरी नोट के रूप में फर्म वादा करके देती है कि मैं आपका पैसा इतने समय के अंदर लौटा दूंगी। तो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट जो बड़ी फर्म्स के, कंपनियों के होते हैं, और ये बड़े बड़े अमाउंट के ही होते हैं, जनरली 1 लाख रुपए उससे ज्यादा के। इनका इंटरेस्ट रेट भी, लेकिन जो पीएलआर है, प्राइम लैंडिंग रेट, कमर्शियल बैंक का, उससे थोड़ा सा कम होता है, और ये बहुत शॉर्ट रन के लिए होते हैं। इन्हें कहते हैं कमर्शियल पेपर्स। फिर वर्ड है कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब तो होता है वस्तु। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कॉमर्स में खरीदा बेचा जाता है अपने आप में अलग, जो ऑथराइज्ड है कमोडिटी प्लेटफॉर्म पे खरीदे बेचे जाने के लिए, उसे हम कमोडिटीज कहते हैं। कमोडिटीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी खरीदे बेचे जाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मेटल्स भी खरीदे बेचे जाते हैं। जैसे आपने देखा शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही जो कमोडिटीज होती हैं उनके लिए भी अलग से एक एक्सचेंज होता है।
जैसे हमारे यहाँ बड़ा एक्सचेंज है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और NCDX, इनमें मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि इन सब की भी खरीद बेच होती है, और जो कमोडिटीज एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनकी भी खरीद बेच होती है। तो जब हम इस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां कमोडिटी का मतलब उस कमोडिटी से है जिसे खरीदा बेचा जाता है एक्सचेंज पे, MCX, NCDX इत्यादि पर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी खरीदे बेचे जाते हैं, मेटल भी खरीदे बेचे जाते हैं। तो यहां पर कमोडिटीज का मतलब उन कमोडिटीज से है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटी, चाहे वो बॉन्ड हो, डिवेंचर हो या कोई स्टॉक हो, जिसमें इशूअर जो है एक ऑप्शन देता है कि आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरी सिक्योरिटी में। ऐसी सिक्योरिटीज को कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे और उसमें ऑप्शन दिया कि आप 5 साल बाद इन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऐसे केस में हम उन प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कहेंगे, क्योंकि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज यहां प्रेफरेंशियल से इक्विटी में होने के ऑप्शन है, इशूअर ने दिया है। तो सिक्योरिटी चाहे बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, प्रीफर्ड स्टॉक हो, इशूअर के द्वारा जब कन्वर्ट किया जा सकता है किसी और सिक्योरिटीज में जो इशूअर ने इशू कर रखी हैं, कहलाती हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्जन यूजुअली होल्डर के ऑप्शन पर होता है, पर कभी कभी कंपलसरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी इशू हो जाती हैं। फिर वर्ड आया कंसोलिडेशन, नाम से ही पता चलता है। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज आपस में जुड़ जाती हैं, या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को अपनी सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर देता है और नई एंटिटी क्रिएट हो जाती है उस पर्पज से, तो ऐसे केस में उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। फिर वर्ड आया क्रेडिटर। कंपनी को जिसे पैसे देने होते हैं उसे बोलते हैं क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर होता है लेनदार। तो वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप मनी ओ करते हो उसे कहते हैं क्रेडिटर। जो वैल्यू है क्रेडिटर की वो उनके अकाउंट्स के बैलेंस से देख के पता चल जाती है। फिर वर्ड आया डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह का लोन ही तो है, और जनरली ये सिक्योर्ड होता है। कंपनी की असेट्स पर सिक्योरिटी रखवाकर कंपनी डिबेंचर इशू करके लोन के रूप में पैसा ले लेती है। तो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ। कभी ये सिक्योर्ड होता भी है फिजिकल असेट से, कभी नहीं भी होता, इसीलिए सिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं वो जनरली जो क्रेडिट वर्दिनेस या रेपुटेशन है इशूअर के, उसके आधार पर इशू हो जाते हैं। डिबेंचर इन्होंने कहा अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमेशा डिबेंचर अनसिक्योर्ड नहीं होते। आज के टाइम में अधिकतर डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। कंपनी के असेट्स पर चार्ज क्रिएट करा दिया जाता है और डिबेंचर इशू कर दिए जाते हैं। फिर वर्ड है डेटर। जब हम डेटर की बात करते हैं तो डेटर तो जो है वो देनदार है, जिसने कंपनी से सामान खरीद रखा है या कंपनी से लोन ले रखा है और अब उसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पैसे वापस करने हैं, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में वो कहलाएगा डेटर। डेटर हालांकि असेट माने जाते हैं क्योंकि दूसरे को आपके पैसे देने हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपके पास उन लोगों से पैसा कलेक्ट करने का अधिकार है। डेटर कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो जिससे आपको पैसे लेने हैं आपके लिए वो बन गया डेटर। फिर वर्ड है डिफेंसिव स्टॉक। जो शेयर स्टॉक ऐसे हैं जो आपको लगातार डिविडेंड दे रहे हैं, हर साल वो आपको एक फिक्स डिविडेंड दे ही दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक स्टेबल अर्निंग होती है साल दर साल। चाहे भले ही इकोनॉमिक डाउनटर्न क्यों ना चल रहा हो, तब भी वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते रहते हैं, कहलाते हैं डिफेंसिव स्टॉक। यानी कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में भी स्टॉक मार्केट के ये कंपनी आपको डिविडेंड कांस्टेंट रेट से देती रहती हैं। ऐसी शेयर स्टॉक्स को हम डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। फिर वर्ड आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह से असेट की कॉस्ट को स्प्रेड करना ही तो है उसकी एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ के ऊपर।
ये एक तरह का वो एक्सपेंस अलाउंस है जो एक तरह से आप असेट की यूजफुल लाइफ के दौरान उसके वियर टियर के रूप में P&L से चार्ज करते रहते हो। ये एक एक्सपेंस है जो एक तरह से फिक्स्ड असेट की वैल्यू का लॉस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मशीन कंप्लीटली वियर आउट हो जाएगी 10 साल बाद यूज के, तो इस मशीन की कॉस्ट को आप एक्सपेंस के रूप में 10 साल के दौरान चार्ज करोगे, ना कि जिस साल खरीदोगे उसी साल चार्ज कर दोगे। जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करता रहता है सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हर साल। हालांकि जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करता है एक्सपेंस ज्यादा अर्लियर ईयर्स में और कम लेटर ईयर्स में। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स की नजरों में एक एक्सपेंस होता है। डेरिवेटिव्स एक सिक्योरिटी है जिसके प्राइस डिराइव होते हैं एक या एक से ज्यादा अंडरलेइंग असेट्स से। जो सबसे कॉमन अंडरलेइंग असेट्स हैं वे शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स या मार्केट इंडेक्सेस के रूप में होते हैं। जैसे कि निफ्टी को 50 शेयर्स की कंप्यूटेशन से उसकी वैल्यू मिलती है, सेंसेक्स को 30 शेयर्स की कंप्यूटेशन से उसकी वैल्यू मिलती है, तो इन इंडेक्सेस को हम क्या पुकार सकते हैं? डेरिवेटिव। इसके बाद वर्ड इस्तेमाल हुआ डाइवर्सिफिकेशन। अब यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने सारे के सारे शेयर्स उस 1 लाख रुपए से एक ही कंपनी के खरीद लिए, तो भैया यदि फायदा हुआ तो बहुत होगा, नुकसान होगा तो बहुत होगा। लेकिन यदि आपने सारे के सारे शेयर्स एक कंपनी के नहीं बल्कि अलग अलग तरह की कंपनियों के खरीदे, तो इस बात की संभावना है कि कुछ के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे, कुछ के कांस्टेंट रहेंगे। तो इससे जो आपका रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं अलग अलग जगहों पर कि हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो यदि आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी लगाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लगाओ, जिससे किसी में यदि लॉस हो रहा है तो किसी में प्रॉफिट भी हो जाए और आपका रिस्क बैलेंस हो जाए। फिर वर्ड आया डिविडेंड। एक्चुअली कंपनी जो कमाती है, सारे खर्चे काट लाने के बाद जो उसमें बचता है वो मेंबर्स में जब बांटती है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया, रिस्क उठाया और अब पैसा जब कमाया गया, तो उस प्रोपोर्शन में, जितनी प्रोपोर्शन में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, उस प्रोपोर्शन में जब उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं डिविडेंड। तो प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग डिसाइडेड टू पे टू इट्स शेयर होल्डर इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी जो निर्णय लेती है कि शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स का इतना हिस्सा हम दे देते हैं उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड यूजुअली परसेंटेज ऑफ करंट शेयर प्राइस के रूप में दे देते हैं, कभी कभी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी दे देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के निर्णय लेते हैं कि डिविडेंड कितना दिया जाना है। फिर वर्ड आया इक्विटी और एक वर्ड है नेटवर्थ। तो एक्चुअली जो कैपिटल सप्लाई की गई थी कॉमन स्टॉक होल्डर्स के द्वारा पेड अप कैपिटल के रूप में, या जो पैसा अब तक इकट्ठा हुआ है रिटेन अर्निंग्स के रूप में, जो रिजर्व्स जमा कर रखे हैं, वो कहलाता है हमारी इक्विटी या नेटवर्थ। टोटल इक्विटी इज कॉमन इक्विटी प्लस प्रीफर्ड स्टॉक। तो कुल मिलाकर यानी कि यदि हम देखें तो जितना पैसा शेयर होल्डर का बनता है कंपनी में आज, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो भी तो उसी का प्रॉफिट है जो उसे नहीं दिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो सब जब हम मिला लेते हैं तो ऐसे केस में वो सब कहलाता है हमारी नेटवर्थ। इसे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वर्ड है एक्सचेंज रेट। हमें पता है कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी बेची जाती है। तो जिस रेट से एक व्यक्ति खरीदता है दूसरे देश की एक करेंसी,
उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे 70 रुपए दे के $1 खरीदा तो हम कहेंगे हमारा एक्सचेंज रेट 70 रुपीज का है पर डॉलर। तो एक्सचेंज रेट का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, कहलाया एक्सचेंज रेट। फिर वर्ड है फेस वैल्यू। जब कंपनी बनती है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही डिसाइड करती है कि हम अपनी कैपिटल कितनी रखेंगे और हर शेयर कितने रुपए का फेस वैल्यू का होगा। ये उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है जो कंपनी ने डिसाइड करी है। जैसे कंपनी ने यदि डिसाइड किया है कि टोटल कैपिटल वो 1 करोड़ रुपए की इशू करेगी लाइफ टाइम में और 10 लाख शेयर्स के रूप में करेगी, तो इससे साफ पता चलता है कि उसके हर शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपए। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब इसी वजह से तो यदि वो 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में इशू करा तो कंपनी जब एंट्री करती है अपने यहां तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसे केस में जो उसने फालतू पैसे लिए फेस वैल्यू के ऊपर उसे वो कैपिटल में नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालती है, क्योंकि फेस वैल्यू के बराबर ही जो पैसा है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो फेस वैल्यू एक्चुअली वो कैश डिनोमिनेशन या अमाउंट ऑफ मनी है जो होल्डर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो है अर्न करता है एक तरह से इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी से मैच्योरिटी के टाइम। इसे हम कंपनी के शेयर की पार वैल्यू भी या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हर पैसे या पैसे से संबंधित जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हर वो चीज है, इवन कैश भी, कोई डीड भी, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट भी, जो कि एक रिटन और ऑथेंटिकेटेड एविडेंस है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके बदले इस रूप में कंसिडरेशन ट्रांसफर होनी है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर वर्ड आया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी कि जो पैसों का लेन देन कराए, शेयर सिक्योरिटीज का लेन देन कराए, जो सेलर बायर के बीच में उनका ट्रांजैक्शन कराए, वो कहलाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बेसिकली एक पार्टी या पर्सन ही तो है जो एक लिंक के रूप में काम करता है प्रोवाइडर ऑफ द सिक्योरिटी और यूजर जो परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी है। इसीलिए शेयर ब्रोकर और सभी प्रकार के बैंक्स आज के टाइम में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के रूप में काम करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसे हम कॉमनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, बेसिकली वो सिक्योरिटी है जो हेल्ड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कहलाती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके अलावा एक वर्ड इस्तेमाल होता है हेज। तो हेजिंग एक टेक्निक है रिस्क को कवर करने की। तो हेज एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हेज एक चाल है, एक स्ट्रेटेजी। अधिकतर समय पर यह इंप्लीमेंट की जाती है हेज फंड्स की सहायता से। इस टर्म को जो है वो बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है और इंटरप्रेट किया जाता है अलग अलग फील्ड में, फाइनेंशियल और कमोडिटी मार्केट के। जैसे कि हमने देखा कि जो एक सुनार है, जब वो फिजिकल गोल्ड खरीद के लाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो उसका अपोजिट ट्रांजैक्शन MCX में कर लेता है ताकि गोल्ड के रेट बढ़े तो यहां फायदा हो गया, वहां नुकसान हो गया, बराबर हो गया। और गोल्ड के रेट घटे तो फिजिकल गोल्ड में नुकसान हो गया पर कमोडिटी एक्सचेंज में फायदा हो गया, और तब भी उसका फायदा नुकसान जीरो हो गया। इस तरह से उन्होंने अपना जो रिस्क है वो रिड्यूस कर लिया काफी हद तक। इसे ही हेजिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। फिर वर्ड है होल्डिंग पीरियड। जो होल्डिंग पीरियड है वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके दौरान कैपिटल असेट्स आप होल्ड या ओन्ड रखते हो या कोई कंपनी होल्ड या ओन रखती है।
होल्डिंग पीरियड जो है इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि असेट्स वगैरह को प्लेज भी किया जाता है, क्योंकि उसे प्लेज करके आप क्या ले लेते हो, लोन वगैरह। तो होल्डिंग पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके दौरान कैपिटल असेट को हेल्ड या ओन किया जाता है किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन के द्वारा। फिर वर्ड है इनकम स्टॉक। कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका बहुत सॉलिड रिकॉर्ड हो डिविडेंड पेमेंट का और वो बाकी स्टॉक के मुकाबले अच्छा रिटर्न पे करती हो डिविडेंड, उन्हें हम बोलते हैं इनकम स्टॉक। फिर वर्ड है इंडेक्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करा निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों इंडेक्स ही हैं एक्चुअली, एक 30 शेयर्स का सेंसेक्स और एक 50 शेयर्स का निफ्टी। तो जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है इकोनॉमी में सिक्योरिटी मार्केट में चेंजेस का, वो इंडेक्स की सहायता से स्टडी होता है। ऐसे इंडेक्सेस जो हैं उनके अपने अपने कैलकुलेशन की अपनी अपनी मेथडोलॉजी होती है। एक्चुअली इनका मेजरमेंट परसेंटेज चेंज के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि निफ्टी 3% बढ़ गया, 0.6% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, इतने परसेंट घट गया, तो हम कहते हैं कि वो इंडेक्स में फ्लक्चुएशन हो रही है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी सबसे पहली बार जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ जनरली नई कंपनियां जो हैं वे निकालती हैं। आईपीओ निकालने का उद्देश्य होता है फंड्स इकट्ठे करना अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने के लिए भी आईपीओस और एफपीओस निकालती हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फिर इसके बाद वर्ड आया इंटरनेट ट्रेडिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब हम शेयर्स की खरीद बेच इंटरनेट की सहायता से करते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग कहलाता है। इंटरनेट ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म ही तो है जिसमें हम इंटरनेट की सहायता से शेयर, सिक्योरिटीज इत्यादि का ट्रेड करते हैं। इंटरनेट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर रूटिंग सिस्टम के माध्यम से। जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम पर इंटरनेट की सहायता से रूट कर दिए जाते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो चाहे एक देश के हों चाहे पूरे संसार के हों, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग सिस्टम से ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं। जो सेबी है उसने इंडिया में ट्रेडिंग इंटरनेट से सन 2000 में अप्रूव कर दी थी। इंडिया में बहुत पहले से इंटरनेट ट्रेडिंग होती है। लिमिट ऑर्डर। जब हम मार्केट में ऑर्डर टू बाय या ऑर्डर टू सेल रखते हैं किसी शेयर को कोई प्राइस भरकर, स्पेसिफाइड प्राइस, उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट होगा केवल उस स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस पर या उससे बेहतर प्राइस पर। लिमिट ऑर्डर सेट करता है मिनिमम प्राइस जो सेलर विलिंग टू एक्सेप्ट है और मैक्सिमम प्राइस जो बायर विलिंग टू पे, कहलाता है लिमिट ऑर्डर। फिर वर्ड आया लिक्विडेशन। लिक्विडेशन तब होता है जब असेट्स किसी डिवीजन की हम बेच देते हैं टुकड़ों में। पीस मील का मतलब होता है टुकड़ों में। तो लिक्विडेशन तब होता है जब हम असेट्स किसी डिवीजन की बेच रहे होते हैं टुकड़ों में, ना कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेच रहे होते हैं। हम असेट्स एक एक कर बेचते हैं और लायबिलिटीज का भुगतान करते चले जाते हैं। उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। फिर वर्ड है लिस्टेड स्टॉक्स। जब किसी कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसे लिस्टेड स्टॉक कहते हैं, लिस्टेड शेयर्स। कंपनी को लिस्टिंग के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज की रूल रेगुलेशन से भी अपने आप को अबाइड मानना पड़ता है ताकि वो लिस्टिंग का प्रिविलेज ले सकें। लिस्टिंग का प्रिविलेज ये है कि उनके शेयर्स मार्केट में आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड की बात करें तो टोटल वैल्यू जो रुपीस में निकल के आएगी जब हम कंपनी के सारे जो शेयर्स हैं मार्केट में उन्हें करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से कि सारे शेयर्स मल्टीप्लाई कर दें करंट मार्केट प्राइस से, कहलाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे ये पता चलती है कि आज ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में वैल्यू क्या है, कहलाता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन।